नेक्स्ट चैप्टर रिदमिकल एक्साइटेशन ऑफ हार्ट। तो इसमें हार्ट में ना एक स्पेशलाइज कंडक्टिव सिस्टम होगा, जिसमें क्या होगा, एसए नोड होगी, एवी नोड होगा और इसके अलावा एवी बंडल वगैरह होगा। एफसी नोड क्या है, साइनोएट्रियल नोड। अब ये लोकेटेड कहाँ पे होती है, एट्रियम में। इसकी लेंथ बतानी है, वो है 3 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, 3 मिलीलीटर वाइड है और 1 मिलीमीटर थिक है। और इसमें क्या होगा, ये पोस्टरोलेटरल वाल में लोकेटेड होगी, राइट एट्रियम में। और इसने क्या करना है, कंडक्ट वो करनी है, इम्पल्स मतलब जनरेट करनी है। और उसके बाद इसमें ऑटोमेटिक रिदमिसिटी का मतलब हार्ट जो है ना खुद ब खुद कंट्रैक्ट कर रहा है, इसको एक्शन पोटेंशियल ना मिले। मतलब जैसे स्केलेटल मसल है, इसको कोई स्टिमुलस मिलेगा तो इसने कंट्रैक्ट करना है, लेकिन हार्ट जो है ना, इसने इसको तो कोई स्टिमुलस नहीं मिलता ना, ये खुद से कंट्रैक्ट कर रहा है। इसकी रीज़न क्या है, अब इसमें क्या होगा, साइनस एट नोट जो होती है ना, इसकी रिदमिसिटी है कि ऐसे नोट खुद ब खुद मतलब जनरेट कर रही है, पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ट्रांसफ़र हो रहा है और हार्ट को कंट्रैक्ट करा रहा है। अब इसमें एक तो इसमें एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो कम होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -50 टू -60 है, वहाँ पे -85 टू 90 था। अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम है, इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल अचीव करना आसान है। दूसरे नंबर पे जो मेम्ब्रेन है ना, ये होती है लीकी। इसमें क्या होगा, सोडियम और पोटाश कैल्शियम वगैरह को अंदर आने देगी। इससे क्या होगा, थोड़े थोड़े सोडियम ना, मतलब ईसीएफ में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम और पोटाशियम कैल्शियम ज़्यादा है, तो क्या होगा, सोडियम अंदर लीक करता जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि मतलब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी अंदर आ रही है, तो ये मिलके ना थ्रेशोल्ड जनरेट कर देती हैं, और थ्रेशोल्ड जनरेट होगा तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट हो जाएगा। तो मतलब लीकीनेस की वजह से और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कम है, तो इसकी वजह से सेल्फ एक्साइटेशन होती है। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी बात ये दी हुई है कि साइनस नोट की रिदमिसिटी का बताया हुआ है कि मतलब ये एक रिदम से कंडक्ट कर रही है, और मतलब इसने हार्ट को बताना, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अब इसमें टाइप ऑफ चैनल है, इसमें फास्ट सोडियम चैनल होंगे, स्लो कैल्शियम और सोडियम चैनल होंगे, पोटाशियम चैनल होंगे। अब जो फास्ट सोडियम चैनल है, इन्होंने एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट करना है, और जो स्लो कैल्शियम और सोडियम चैनल है, इन्होंने क्या करना है, प्लेचू की वजह बनना है। और उसके बाद जो पोटाशियम चैनल है, इन्होंने मतलब रिपोलराइजेशन करानी है। कभी कभी पोटाशियम चैनल की वजह से ना क्या होती है, हाइपर पोलराइजेशन भी हो जाती है। अब ये सेल्फ एक्साइटेशन वाला मैं मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लेकिन इसकी वजह से होगा। अब नेक्स्ट इज इंटरनोडल पाथवे। अब ऐसे नोड और एवी नोड के दरमियान में क्या होगा, 3 बंडल्स होंगे, इंटरनोडल बंडल, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर 3 पाथवेज होते हैं, इंटरनोडल पाथवेज कहेंगे। उसके बाद एवी नोड होती है। अब ना इम्पल्स जो पास कर रही है ना, इसको थोड़ा सा डिले आएगा, ऐसे नोड या ऐसे नोड से एवी नोड में आने में इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मतलब एवी नोड से फिर आगे वेंट्रिकल्स में जाने में, फिर वेंट्रिकल से पिटंजी में जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी डायग्राम अच्छे से कर लेनी है, ये अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है। अब जब ना इम्पल्स एट्रिया से आ रही है, एवी बंडल में आ रही है, एट्रिया से एवी बंडल में, मतलब ऐसे नोड से एवी बंडल में, सॉरी, तो इसको 0.03 सेकेंड का टाइम लगेगा। मतलब ऐसे नोड से एवी बंडल में आई, और एवी बंडल से एवी नोड में जाने में इसे 0.03 सेकेंड लगेंगे। प्लीज़ ये इम्पल्स ना, अब एवी बंडल से इसने एवी नोड में आई, एवी नोड से अब इसने आगे जाना है, लेकिन ना एवी नोड में इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अब ये 0.09 सेकेंड के लिए इसने एवी नोड में रुकना है। उसके बाद फिर वेंट्रिकल में जाएगी, और वेंट्रिकल में पेनिट्रेशन के लिए इसे 0.04 सेकेंड लगेंगे। तो ये टोटल मिला के ना, मतलब ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ आने में इसे 0.13 सेकेंड लगे, मतलब 0.03 पहले लग रहे थे, और फिर 0.09 सेकेंड का डिले था एवी नोड में, और फिर एवी नोड से वेंट्रिकल में जाने के लिए 0.04 सेकेंड फर्दर लगे, तो 0.16 सेकेंड इसको लगेंगे। तो इसने फिर मतलब वेंट्रिकल में पहुंच जाना है। फिर उसके बाद क्या होना है, स्लो काज कंडक्शन की स्लो काज क्या है कि नेम, यहाँ पे जो डिफ्यूज जंक्शन होते हैं ना, गैप जंक्शन वगैरह, वो कम होते हैं, आइन ज़्यादा इजीली फ्लो नहीं कर सकते, इसकी वजह से डीपोलराइजेशन वगैरह नहीं हो सकेगी। तो ये डिले वाला जो है ना, ये मैं वीडियो से भी बता देती हूँ, ये अच्छे से कर लेना, इनके फिगर याद कर लेना कि मतलब कहाँ से कहाँ जाते हुए कितना टाइम लगेगा। मतलब ऐसे नोट से एवी बंडल की तरफ आएगी, 0.03 सेकेंड लगेंगे, सॉरी, एवी बंडल से एवी बंडल से एवी नोड में आएगी, 0.03 सेकेंड लगेंगे। उसके बाद इसको फिर डिले आएगा, मतलब इसने डिले करना है एवी नोड में 0.09 सेकेंड के लिए, तो ये 0.12 हो गए। फिर उसके बाद एवी नोड से इसने आगे वेंट्रिकल में जाना है, तो 0.04 सेकेंड लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रैपिड ट्रांसमिशन इन वेंट्रिकल सिस्टम। अब वेंट्रिकल जो है ना, इनमें परकिंजी नेटवर्क प्रेजेंट होगा, मतलब छोटी छोटी फाइबर्स का नेटवर्क प्रेजेंट होगा, जो इसको ना पूरी वेंट्रिकल में जाके ना इम्पल्स को स्प्रेड कर देगा। और इनमें कंडक्शन हाई होती है, 4 मीटर पर सेकेंड होती है, और वन वे कंडक्शन होती है। और इसमें ना ये पिंजी फाइबर जो होंगी ना, लेफ्ट और राइट बंडल बना रही होती हैं, बंडल बना जिसने मतलब कंडक्शन करनी है। उसके बाद स्प्रेड ऑफ इम्पल्स, ये वही सारी बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एक्साइटेशन
अब इसमें ना साइनस नोड जो है ना, ये नॉर्मली हार्ट का पेसमेकर होती है। अब पेसमेकर वो है कि जिसने मतलब इम्पल्स जनरेट करनी है, उसकी वजह से हार्ट ने कंट्रैक्ट करना है, तो नॉर्मली ये साइनस नोड है। क्योंकि इसकी खास क्या है, जो साइनस नोड होती है ना, इसका डिस्चार्ज 70 to 72 है, लेकिन जो वेंट्रिकल्स होंगी ना, इनका जो रेट होता है ना, वो 15 to 20 होता है। तो मतलब अब होगा ये कि साइनस नोड इतनी जल्दी जल्दी भेज रही है कि एक इम्पल्स ऐसे नोड से, एवी नोड से वेंट्रिकल में आई है। अब मतलब इतनी जल्दी आ गई है, वेंट्रिकल अपनी इम्पल्स जनरेट कर रहा था, लेकिन ऐसे नोड वाली आएगी तो वो उसी को भेज देगा। अभी वेंट्रिकल नेक्स्ट अभी स्टार्ट कर रहा होगा, फिर से अपनी इम्पल्स जनरेट करना ऐसे नोड से, फिर से आ जाएगी, फिर से आ जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, ओवर ड्राइव सप्रेशन। मतलब ऐसे नोड की इंक्रीज कंडक्शन की वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल्स जो होंगी ना, वो सप्रेस हो जाएंगी, मतलब वेंट्रिकल की इम्पल्स सिग्निफिकेंट नहीं रहेगी। इसे कहते हैं ओवर ड्राइव सप्रेशन। और इसी वजह से ऐसे नोड जो है ना, हार्ट का पेसमेकर है, क्योंकि इसका रेट हाई है और इसकी वजह से मतलब वेंट्रिकल्स अपना असर नहीं दिखा सकते, तो सप्रेस कर रहा है। इसकी डेफिनेशन अक्सर पूछ ली जाती है, व्हाट इज ओवर ड्राइव सप्रेशन। और इसके अलावा कभी कभी पूछ ली जाती है कि ऐसे नोड क्यों होती है, एवी नोड क्यों नहीं होती। तो मतलब ऐसे नोड जो है ना, वो पेसमेकर है, एवी नोड नहीं है। इसका मैकेनिज्म बता दिया। अब एक काज होता है एक्टोपिक पेसमेकर। अब किसी ब्लॉकेज की वजह से मतलब हार्ट ब्लॉक हो रहा है, ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ कंडक्शन नहीं हो रही, तो इसकी वजह से जो पेसमेकर है ना, वो अदर दिन ऐसे नोड बन जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, एक्टोपिक पेसमेकर। इसकी डेफिनेशन अक्सर पूछ ली जाती है और इसमें इसकी रीज़न भी पूछ ली जाती हैं। तो इसमें एक तो ऐसे नोड से एवी नोड में कंडक्शन नहीं हो रही, इसकी वजह से, या फिर ट्यूमर्स की वजह से, या किसी और कंडीशन की वजह से एक्टोपिक पेसमेकर हो जाएगा। तो इसकी दो तीन काजेज़ हैं, ये कर लेनी है अच्छी सी। अब ना एक एक्टोपिक पेसमेकर में ना एक कंडीशन आ जाती है, स्ट्रोक एडम सिंड्रोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। अब इसमें होता ये है कि ऐसे नोड जो है ना, कंडक्ट कर रही है एवी नोड की तरफ, तो एवी नोड जो है ना, वो बेचारी सप्रेस हुई पड़ी है, तो इसलिए सॉरी वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट वो सप्रेस हुई पड़ी हैं। एवी नोड मतलब उसकी फ़ायदा ही नहीं है, तो वो ज़्यादा मतलब एक डोर्मेंट पोजीशन में है। अब क्या हुआ, अचानक ब्लॉक हो जाता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, ये कोई भी रीज़न हो जाती है, तो ऐसे नोट से कंडक्शन एकदम ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस ऐसा हार्ट ब्लॉक में 3rd डिग्री का होता है, मैं आगे ये पढ़ाऊँगी। तो इसमें क्या हुआ, अचानक हार्ट ब्लॉक हुआ, ऐसे नोट से एवी नोट की तरफ कंडक्शन नहीं होगी, तो क्या होगा कि मतलब एकदम ना हार्ट कंट्रैक्शन स्टॉप हो जाएगी। फिर क्या होगा, वेंट्रिकल जो होंगी ना, मतलब 30 सेकेंड, 5 to 30 सेकेंड या 20 सेकेंड्स के लिए बिल्कुल मतलब हार्ट कंटैक्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि वेंट्रिकल्स को अपनी ओवर ड्राइव सप्रेशन से बाहर आने के लिए टाइम चाहिए। तो फिर क्या होगा, बिल्कुल कंट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, बंदा ठहरे ठहरे ना, वहीं कंट्रैक्शन नहीं हो रही तो गिर जाएगा, मतलब उसका हार्ट वगैरह रुक जाएगा। तो फिर क्या होगा, अचानक मतलब वेंट्रिकल जो होंगे ना, वो वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे। इन्होंने क्या करना है, कंट्रैक्शन स्टार्ट करनी है। इनका जो रेट होता है ना, वो 20 शायद होता है, 4 to 20 सेकेंड, 20 पर सेकेंड होता है। तो इन्होंने स्लोली कंट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है, और मतलब कंडक्शन, अल्टरनेट कंडक्शन ऑफ वेंट्रिकल जो है ना, वो स्टार्ट होगी। मतलब एवी नोड वहाँ पे पेसमेकर बनेगी, और फिर क्या होगा, स्लो कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी और बंदा दोबारा वापस आएगा। तो जब अचानक मतलब बंदा एकदम ठहरे ठहरे गिर गया ऐसे नोड की कंडक्शन की ब्लॉकेज की वजह से, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक एडम सिंड्रोम। या फिर इस केस में ना परकिंजी सिस्टम भी जो होता है ना, वो भी अपनी मतलब स्टार्ट कर सकता है कंट्रैक्शन। तो मतलब कोई भी पेसमेकर बन जाए, लेकिन मतलब ऐसे नोड नहीं बन रही, तो उसको ज़ाहिर बहाल तो करना ही है ना। तो ये अल्टरनेट मैकेनिज्म के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, इसमें बेहोश हो जाएगा बंदा, गिर जाएगा, तो ये स्ट्रोक एडम होता है। नेक्स्ट है इसके जो परगंजी सिस्टम है, इन्होंने क्या करना है, रैपिड करंट स्टार्ट करना है, मतलब एक ही टाइम पे पूरे हार्ट पे इम्पल्स को फ़ौरन वो भेज देना है। मतलब जो ही इम्पल्स आई है पूरे हार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो एक ही टाइम पे सबकी कंट्रैक्शन होगी, ये सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी, सिंक्रोनाइज कंट्रैक्शन होगी। नेक्स्ट है सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक। अब जो पैरासिम्पैथिक अफेक्ट है ना, इसने क्या करना है, ऐसे नोट को ब्लॉक कर देना है। इसकी रीज़न क्या है कि ऐसे नोट को ब्लॉक कर देना है, या इसका जो वो है क्या नाम है, डिस्चार्ज रेट है वो कम कर देना है। तो इसकी रीज़न क्या है, इसने एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करनी है। एसिटाइलकोलिन ने जाके क्या करना है, एक तो हार्ट पंपिंग के रेट को डिक्रीज़ कर देना है, दूसरी नंबर पे ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ जो ट्रांसमिशन हो रही है उसको डिक्रीज़ कर देना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसने हार्ट रेट को और कार्डिक रिदम को डिक्रीज़ कर देना है, कंडक्शन को भी। लेकिन जो पैरासिम्पैथिक इफेक्ट है ना, उस ये इसका अपोजिट है। इसमें क्या होगा कि जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन लाइक सब्सटेंसेस रिलीज़ होंगे, इन्होंने आगे क्या करना है, इंक्रीज़ कंट्रैक्ट वो करनी है, कंट्रैक्शन भी इंक्रीज़ कर देनी है और कंडक्शन भी इंक्रीज़ कर देनी है, मतलब गैप जंक्शन वगैरह से।
और सेल्फ एक्साइटेशन को एक्सेलरेट करना है, तो इससे क्या होगा, हार्ट रेट जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, कंडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये छोटी छोटी दो बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसी क्यों में आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो क्यों है। एक बार फिर से बता देती हूँ, पैरासिम्पथेटिक में क्या होना है, हार्ट रेट को कंडक्शन डिक्रीज़ होनी है। इसके बाद इसकी रीज़न बतानी है कि एसिटाइलकोलिन आया, इसने दो काम कराने हैं। एक तो इसने ऐसे नोड से डिस्चार्ज कम कर देना है, दूसरे नंबर पे इसने क्या करना है, जाके मतलब ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ कंडक्शन कम कर देनी है। तो इसकी वजह से वेंट्रिकुलर एस्केप के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैकेनिज्म भी यही इसमें यही बात ही दी हुई है कि मतलब हाइपर पोलराइजेशन करा देनी है, कि मतलब पोटाशियम जो है ना वो चैनल सारे खुल जाएंगे, पोटाशियम सारा बाहर चला जाएगा, तो इसकी वजह से ज़्यादा नेगेटिव आ जाएगा। अब जब ज़्यादा नेगेटिव आ गया तो इसकी वजह से क्या होगा कि मतलब हाइपर पोलराइजेशन मतलब -90 से भी ज़्यादा हो गया। तो अब मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। और इसी तरह से सिम्पथेटिक है कि इसमें सिम्पथेटिक में क्या होना है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन उन्होंने कंडक्शन इंक्रीज़ करनी है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मोर नेगेटिव करना है, ताकि मतलब एक्शन पोटेंशियल जल्दी जनरेट हो और मतलब हार्ट जल्दी कंट्रैक्ट करे और कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी।